नमस्कार। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे जो उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो एक्सप्रेस प्रोविज़न किए गए वो 1882 में किए गए और 1882 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ के संबंध में जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते थे या जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो किस तरीके से होते थे, और नहीं एक्ट था तो उनको किस आधार पर कोर्ट में अगर कोई मुकदमा वगैरह या केस वगैरह आता था तो उसको किस तरीके से डिसाइड किया जाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा में जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कई तरीके से हो सकता है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कि अगर हम बात करें तो कई मैनर से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो उन मैनर्स में से किस मैनर पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेशन होगा और किस पर एप्लीकेशन नहीं होगा, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में कंप्लीट है या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो इस देखेंगे क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस की कुछ रेलिवेंसी या कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिना भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को संचालित किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं हुआ करता था तो प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे, कोर्ट्स उन डिस्प्यूट्स को किस तरीके से सॉल्व करती थी और क्यों ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की आवश्यकता पड़ी। तो जब हम देखिए बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसमें जो भी प्रोविजंस हम पढ़ते हैं या जो भी प्रोविजंस हम देखते हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सारे प्रोविजंस जो हैं वो इक्विटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। और इक्विटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित होने के कारण अगर हम बात करें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले भी कोर्ट्स के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते थे वो इक्विटी के आधार पर कोर्ट्स के द्वारा डिसीजंस दिए जाते थे। अब हुआ क्या कि जब इक्विटी के आधार पर डिसीजंस दिए जाते थे तो क्यों ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की आवश्यकता पड़ी। इक्विटी के ही आधार पर अभी भी जो भी ट्रांजैक्शंस थे, उन ट्रांजैक्शंस से संबंधित जो भी डिस्प्यूट था उस डिस्प्यूट को क्यों नहीं सॉल्व किया जाता रहा। तो देखिए जब हम बात करते हैं इक्विटी के आधार पर, तो उसमें क्या था कि जो कोर्ट्स थी, कोर्ट्स की कई सारे कोर्ट्स के जो डिसीजन थे वो इक्विटी के आधार पर उसमें कुछ अलग अलग डिसीजंस आ रहे थे। अगर हम बात करें कि जो डिसीजंस थे या जो निर्णय थे कोर्ट के, उसमें एक रूपता नहीं पाई जा रही थी। तो एक रूपता ना पाई जाने के कारण ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रोविजन करने की आवश्यकता हुई या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाने की आवश्यकता पड़ी। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाकर क्या कर दिया गया कि इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स हैं या एक अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल लॉ या अगर देखा जाए तो इंडिया में एक लॉ लागू कर दिया गया, और जिससे क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह या जो भी दिक्कतें वगैरह होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित या प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से संबंधित, तो उनको कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट के सामने एक डायरेक्शन, एक लॉ होता है, एक प्रोविज़न होता है, उन प्रोविजंस के तहत कोर्ट्स के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो निर्णयों में भिन्नता हो रही थी उसमें एक रूपता आई। आगे देखिए हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कई तरीके से हो सकता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो सकता है, तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। किस तरीके से हो सकता है? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो देखिए एक तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि और किस तरीके से हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। किस तरीके से हो सकता है? बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो देखिए बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी क्या किया जा सकता है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा क्या होगा? तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो अब अगर हम बात करें कि इन तीन तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन हम जब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो होगा वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो
जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर आधारित हैं। और इस तरीके से जब हम सेक्शन 4 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये कह दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट पर भी आधारित हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट पर भी आधारित हैं। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो ट्रांसफर्स जो होते हैं वो मान्य होते हैं, या उन ट्रांसफर्स के बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है जो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर किए जाते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर जो होंगे वो कौन से ट्रांसफर्स होंगे। तो जहां पर एक पर्सन प्रपोजल करता है और दूसरा पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, या एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए प्रपोजल किया और दूसरे पर्सन ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी चीज, जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई ना कोई न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, कोई नया हित जो होना चाहिए वो सृजित होना चाहिए। अगर ट्रांसफर से कोई नया हित सृजित नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जैसे पहले हम बात करते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब अगर सक्सेशन में किसी को प्रॉपर्टी मिल रही है, फादर की प्रॉपर्टी बेटे के पास में जा रही है सक्सेशन में, तो अगर सक्सेशन के थ्रू फादर की प्रॉपर्टी बेटे के पास में जा रही है तो वो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है फादर से बेटे की तरफ। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कभी कभी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है वो कोर्ट की डिक्री से भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है कि मान लीजिए पोजीशन किसी और का है, प्रॉपर्टी बाद में किसको दे दी गई, किसी और पर्सन को दे दी गई, तो इस तरीके से भी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में चली जाती है, और इस पर भी अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें कि क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन एब्सोल्युटली बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज पर लागू होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशंस या कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें सेक्शन 100, तो सेक्शन 100 जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 100 का जो एप्लीकेशन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही प्रोविजन है उसमें बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले पॉइंट पर भी अगर हम बात करें तो सेक्शन 100 का एप्लीकेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर करने का जो मैनर है वो मैनर क्या क्या है, किस किस मैनर से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसी में हम इस बात को भी डिवाइड करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे कि कहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है और कहाँ पर लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने का जो सबसे पहला मैनर जो बताया गया है वो मैनर बताया गया सेक्शन 54 में, और वो मैनर क्या बताया गया है कि प्रॉपर्टी को सेल करके क्या किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पहला मैनर हो गया। दूसरी, और यहां पर अगर हम बात करें तो इस मैनर में क्या होता है कि प्रॉपर्टी को जो सेल किया जाता है इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर लिमिटेड इंटरेस्ट जो होता है लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होता है। अब हम सेकेंड मैनर की बात करते हैं जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के ट्रांसफर की बात करता है, गिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो गिफ्ट भी जो होता है, गिफ्ट में भी क्या होता है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, वहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तीसरी हम बात करते हैं कि और किस मैनर से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, तो एक्सचेंज। जब हम एक्सचेंज पढ़ते हैं तो एक्सचेंज से भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, और एक्सचेंज के थ्रू जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उसमें भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, वहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट। तो देखिए अगला जो सबसे पहले लिमिटेड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो मॉर्टगेज के थ्रू अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, तो अगर किसी प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज किया जाता है तो वहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट जो होता है लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जाता है, तो अगर किसी प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जाता है
तो वहाँ पर भी लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कि लिमिटेड और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, तो सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होगा, और दूसरी तरफ हम अगर बात करें कि मॉर्गेज और लीज में जो ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, या जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है। तो ये 5 मैनर बताए गए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि जिन मैनर से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब कुछ जगह पर हम अगर बात करें कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही मान्य होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ही लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लिमिटेड इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जब हम सेक्शन 13 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, और सेक्शन 13 को हम अकेले नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 13 के साथ में सेक्शन 14 को भी पढ़ा जाएगा। तो सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर अनबॉर्न पर्सन को किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, तो अनबॉर्न पर्सन को अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट जो होगा, लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वहां पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ही ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरी चीज, हम जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी जो ट्रांजैक्शंस होंगे, या जो एग्रीमेंट वगैरह होगा, या जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, या प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर किया जाएगा वो रिटन में होगा या ओरल में भी किया जा सकता है। तो जब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो कुछ ऐसे ट्रांसफर्स हैं जिनको ओरल में किया जा सकता है, और कुछ ऐसे ट्रांसफर्स हैं जिनको केवल और केवल राइटिंग में ही किया जाएगा। तो इनके क्लासिफिकेशन को जो भी आपकी क्लास होगी, क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांसफर्स होंगे जिनको ओरल में किया जा सकता है, और कौन से ऐसे ट्रांसफर्स होंगे जिनको केवल और केवल राइटिंग में ही किया जा सकता है। ओरल और राइटिंग में कौन से किए जा सकते हैं और कौन से केवल राइटिंग में ही किए जाएंगे, और अगर राइटिंग में नहीं किया गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो हम इसको इंडियन एविडेंस एक्ट जब पढ़ेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91 के साथ में, और सेक्शन 92 के साथ में, और सेक्शन 144 के साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। तो हमारी जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये नया सब्जेक्ट हमारा शुरू होने वाला है, तो हमारा पेड जो क्लासेस वगैरह यहाँ पे चल रही हैं, आप लोग अगर चाहें तो पेड क्लासेस में के थ्रू आप यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरलिंकिंग के साथ में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। थैंक यू।